हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह टोडीवाल। मेरा नाम है दिग्विजय सिंह टोडीवाल, आप मुझे द डीएसटी के नाम से भी जानते हैं। ये है आपका लेक्चर नंबर 1, ठीक है, ऑफ द कोर्स कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये आपके लिए होने वाला है यूपीएससी सीएससी के लिए, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जिसे आप आईएएस भी कहते हैं, ठीक है, आईएएस एग्जाम भी कहते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली कोर्स होने वाला है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए, पर अगर आप इसे एसएससी वगैरह के लिए यूज़ करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं इसे यूज़, ठीक है। एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आपके लिए काफ़ी कामयाब कोर्स है ये, ठीक है ना। हर इस कोर्स की वीडियो हफ्ते में 3 बार आएगी, ठीक है। लेक्चर इस कोर्स के 3 बार होंगे हफ्ते में। एक होगा मंडे को, ठीक है, एक होगा वेडनेसडे को और एक फ्राइडे को। आज है फ्राइडे, तो आज से हम लेक्चर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल, ठीक है ना। पहला पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर लिखा हुआ है क्या? प्रियम्बल, है ना। तो बात करेंगे प्रियम्बल आखिर होती क्या है, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं आप, सॉरी आपके इसको कैसे इसके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, प्री में भी एज वेल एज मेन में भी, मेंस में भी, ठीक है। दोनों के लिए आपका ये जो कोर्स है इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेंस के लिए, ठीक है ना। प्री कम मेंस टाइप का कोर्स है ये। ओके, नाउ लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस एंड देन स्टार्ट द बिजनेस। सो पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है प्रियम्बल के बारे में, बेसिक चीज़ कुछ बता दूँ। जैसे प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है? It is the first thing to be written on the constitution. It is the first thing to be written on the constitution, but it was the last thing to adopt it on 22 जनवरी 1947। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? ये पहली चीज़ है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हो तो उसमें पहली चीज़ आपको मिलती है लिखी हुई प्रियम्बल, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे एंड में अडॉप्ट करा गया था, ठीक है ना। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था जब सारी डिबेट्स वगैरह हो गई थी, उस चीज़ के बाद इसे अडॉप्ट करा गया था, और वो डेट थी 22 जनवरी 1947। इस दिन को कब क्या हुआ था? आपकी प्रियम्बल को अडॉप्ट करा गया था। क्लियर है इतनी बात? नाउ ऐसे ही द सोर्स वाज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। द सोर्स वाज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, ठीक है ना। 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे उस टाइम के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक क्या कहा था, एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पेश करा था, जिसको हमने इसका सोर्स बनाया। अगेन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, aims and objective revolution did not completely adopt it as a preamble. Aims and objective revolution did not completely adopt it as a preamble, but it has some changes, ठीक है ना। ये इसका सोर्स कह सकते हो आप, पर कंप्लीट एम्स एंड रेवोल्यूशन प्रियम्बल नहीं था, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई लोगों को लगता है कि एम्स एंड रेवोल्यूशन, सॉरी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो था उसे ही एज टू एज प्रियम्बल मान लिया गया था, पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें कुछ चेंजेस करे गए थे। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स जो है वो 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डेट आपकी डिबेट्स जो थी वो स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये सब डेट्स याद रखना भाई, प्रीलिम्स में आपकी पूछी जाती हैं सब डेटें। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, प्रीलिम्स में आपकी डेट्स पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाली डेट जो 2014 में पूछी गई थी, ठीक है ना। व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, ये पूछी गई थी डेट आपके 2014 के प्रीलिम्स में। क्लियर है? Again, now, so thus it was made at the end of the constitutional assembly debates, ठीक है ना। जो आपकी सॉरी जो आपकी प्रियम्बल है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट के सबसे लास्ट में बनाया गया था। क्योंकि क्यों ऐसा करा गया? क्योंकि ये जो है ना, इसे आप कह सकते हो समरी कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या कह सकते हो? समरी कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की। अब समरी कब बनती है? समरी जब बनती है जब पहले बुक लिखी जा सके, ठीक है ना। बुक लिखने के बाद ही समरी बनती है आपकी, ठीक है। तो इसलिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बुक लिखा गया, और फिर उसके बाद आपका समरी यानी कि प्रियम्बल लिखा गया। क्लियर है? ऐसे ही फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए अडॉप्टेड द प्रियम्बल विच वाज द फर्स्ट रिटन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जो था वो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड का, और इसने पहली बार प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करा था, ठीक है। क्लियर है? एम आई क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ना शुरू करते हैं जब आप प्रियम्बल पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आपके सामने आती है? वो आती है आपके सामने वी द पीपल। क्या आती है? वी द पीपल। ये आपकी पहली चीज़ आती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल जब आप पढ़ने लगते हैं तो, ठीक है ना। प्रस्तावना इसे हिंदी में कहते हैं ना, वो।
तो जो आप ये पहली लाइन पढ़ते हैं ना, तो ये क्या दिखाती है हमें, ये क्या दिखाती है लाइन हमें, ये लाइन हमें शो करती है कि द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया एंड इट्स पीपल, द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पीपल ऑफ द इंडिया। क्लियर है? तो वी द पीपल ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो पावर है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। क्लियर है इतनी बात? पर एक बात जरा ध्यान रखना, एक बात जरा ध्यान रखना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाज़त दी किसने थी, अथॉरिटी या परमिशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की दी किसने थी, वो था सेकंड कैबिनेट मिशन। क्या था वो? सेकंड कैबिनेट मिशन। सेकंड कैबिनेट मिशन क्या था? वो ब्रिटेन का था। ठीक है ना? सेकंड कैबिनेट मिशन क्या था? ब्रिटेन का था। ये 1946 में यहाँ पर आया था। इसमें इसने हमें क्या किया था? लीगल सैंक्शन। क्या? वर्ड्स को ध्यान देना। लीगल सैंक्शन दिया था हमें किस चीज़ के लिए? मेक कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? सेकंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 गिव अस अ लीगल सैंक्शन टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? एंड द members of the constitutional assembly, members of the constitutional assembly was elected by the MLAs, राइट? MLAs, है ना? उस टाइम पे एक जनरल असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें विनर हुए थे MLAs। उन MLAs ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के आपके जो भी मेंबर्स थे उन्हें इलेक्ट करा था। ठीक है ना? नाउ सो द सोर्स ऑफ पावर इज सेकंड कैबिनेट मिशन। तो आपकी जो इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ पावर हो गया वो क्या हो गया? सेकंड कैबिनेट मिशन हो गया। क्या कुछ मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कह रहा मैं गलत, है ना? बात को जरा ध्यान रखना, समझना भी, बात को ध्यान से बड़े प्यार से समझना। तो हमारे जो वी द पीपल लिखा हुआ है, क्या ये सच में हमारे पावर का सोर्स है? नो। क्या सोर्स है? सेकंड कैबिनेट मिशन। ठीक है ना? ठीक है? अब हम तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने फिर वी द पीपल लिखा क्यों? आपको वी द पीपल की जगह लिखना चाहिए था क्या? सेकंड कैबिनेट मिशन। क्यों? क्योंकि आपकी जो पावर ऑफ द सोर्स है, सोर्स ऑफ द पावर है, वो है सेकंड कैबिनेट मिशन, ना कि पीपल ऑफ द इंडिया। तो आपको लिखना चाहिए था वी द पीपल ऑफ द इंडिया। तो अब इसने क्यों लिखा हमने, इस बात को समझते हैं। पहले समझ लेते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि ये पेश हुई थी 18 जुलाई 1947 को हुई थी, और इसमें कहा गया था ऑन द अपॉइंटमेंट डे, ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया will be divided into two autonomous dominions। क्या? two autonomous dominions, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर है? क्या कहा मैंने कहा कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, उसमें कहा गया था, जो कि 18 जुलाई 1947 को पेश करा गया था, इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त की तारीख को ब्रिटिश इंडिया जो है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक बन जाएगा आपका पाकिस्तान और एक बन जाएगा आपका इंडिया। ये दोनों क्या होंगे? ऑटोनोमस डोमिनियंस होंगे। ऑटोनोमस डोमिनियंस होंगे। ठीक है ना? क्लियर है? तो अब ऑटोनोमस डोमिनियन जो मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस। क्या हो गया? कंडीशनल इंडिपेंडेंस, सॉरी, क्या हो गया? कंडीशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है ना? जैसे किंग विल बी द रूल अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेडी। ठीक है ना? जैसे कुछ कंडीशंस थी आपकी कि आप इन कंडीशंस के दम पर जो है आप इंडिपेंडेंस रह सकते हो, है ना? पर वो जैसे कुछ थी कि किंग जो है वो इंडिया का, ब्रिटेन का जो किंग है ना, वो इंडिया का रूलर रहेगा अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी। क्लियर है ना बात? क्लियर है? ऐसे ही इसमें एक और क्लॉज था जिसमें कहा गया था कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंप्लीटेड इट शैल बी सेंट टू ब्रिटेन फॉर अप्रूवल। क्या कहा था मैंने? इन्होंने कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेडी हो जाएगा ना, तो आपको इसे, तो किसे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को इसे कहाँ भेजना पड़ेगा? ब्रिटेन भेजना पड़ेगा। किस लिए? इसे ब्रिटेन भेजना पड़ेगा किस लिए? अप्रूवल के लिए। ठीक है ना? अप्रूवल के लिए इसे ब्रिटेन भेजना पड़ेगा, ये कहा गया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में। पर ये हम लोगों ने भेजा नहीं। ठीक है? डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने इस चीज़ को भेजा नहीं, और इस चीज़ को कहा गया प्रोसीजरल एरर, है ना? जानबूझ के नहीं भेजा गया और इसे कहा गया प्रोसीजरल एरर। तो जब इसे हमें, जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव नहीं करा किसने? ब्रिटेन ने अप्रूव नहीं करा, तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं क्या? वी द पीपल। क्यों? अब इसे अप्रूव किसने करा? अब इसे अप्रूव करा वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर इतनी बात?
तो पता लग गया वी द पीपल क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसे अप्रूव करा है किसने, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं, इस फिनोमिनन को कहते हैं ऑटोक्थोनी। क्या कहते हैं, ऑटोक्थोनी, मतलब रूल्ड बाय द सॉइल, रूल्ड बाय द सॉइल और द रूल्ड बाय द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। इट सेज दैट इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन, इट सेज दैट इंडिया इज नॉट अ डोमिनेंट, इट इज सोवरेन कंट्री, सोवरेन कंट्री, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द प्रूफ ऑफ क्या, ऑटोक्थोनी इन इंडिया। अब ये बात क्लियर होनी चाहिए, रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, जल्दी जल्दी सुनना। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम जो है सोर्स ऑफ पावर है, कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पर जो हमें उस टाइम पर यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को पावर किसने दी थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की, वो था सेकंड कैबिनेट मिशन। सेकंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 जो था, उसने पावर दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को क्या लिखने की, कॉन्स्टिट्यूशन। पर उनकी एक शर्त थी कि आपको इसे ब्रिटेन भेजना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए, जो कि हमने नहीं भेजा एज प्रोसीजरल एरर, ठीक है ना, एज प्रोसीजरल एरर। तो इसकी वजह से ब्रिटेन ने इसे अप्रूव नहीं करा। अब जब ब्रिटेन ने इसे अप्रूव नहीं करा तो इसे अप्रूव किसने करा, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया ने जब इसे अप्रूव करा तो क्या हो गया, ये इसका सोर्स ऑफ द पावर क्या हो गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसे ही इस फिनोमेनन को ही ऑटोक्थोनी कहते हैं, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है रूल्ड बाय द सॉइल, ठीक है। ये वर्ड्स यूज़ करना मेंस में, बड़ा फायदेमंद होगा आपके लिए। मेंस में ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ठीक है ना। ऑटोक्थोनी हो गया, लेक्स रेक्स जो भी पढ़ेंगे, कुछ और वर्ड सुनेंगे, उन सब वर्ड्स को ध्यान रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ा और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था, सॉरी पीएमएल जो थी, उससे आगे पढ़ना शुरू करा। तो उसमें क्या लिखा था, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, सॉरी ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर स्टार क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स जोड़े गए थे कहाँ पे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऑफ 1976, ठीक है ना। ये दो वर्ड जो थे ये जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, सॉरी, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और वर्ड जोड़ा गया था, वो आप मेरे को कमेंट कर बताएंगे कौन सा वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कितने वर्ड जोड़े गए थे, और तीनों वर्ड के नाम मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे, क्लियर है। अब एक एक करके इन वर्ड्स को देखने की कोशिश करते हैं कि वर्ड क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं इंडिया प्रियम्बल को, ठीक है। चलिए, पहला वर्ड सोवरेन, सोवरेन। तो सोवरेन क्या है, सोवरेन मीन्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल पावर, sovereign means not influenced by any external power. Sovereign means I have the authority, I have the mentality to take my decisions, ठीक है ना। मेरे पास पूरा अधिकार है मेरे को अपने जो भी डिसीजन है वो लेने का, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, ठीक है ना। तो बात आती है, इज इंडिया अ सोवरेन डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ द यूएनओ। क्या इंडिया एक सोवरेन नेशन है, एक देश है सोवरेन, एक जो आज़ाद देश है, जबकि वो यूएनओ का पार्ट है ना। यूएन ऑर्डर देता है, बिल्कुल देता है, यूएन ऑर्डर देता है, बिल्कुल देता है। तो क्या इंडिया क्या है, क्या इंडिया एक सॉवरेन देश है, अब क्या सॉवरेन देश है बताओ, कमेंट करो जल्दी। आओ समझते हैं कि नहीं। देखो 1949 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू नहीं हुआ था, तब क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोजल दिया कॉमनवेल्थ गेम्स को ज्वाइन, सॉरी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को ज्वाइन करने के लिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को ज्वाइन करने के लिए नेहरू जी ने प्रपोजल दिया, जिसकी वजह से पूरा इंडिया परेशान हो गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी तो हम जो है ब्रिटेन से लगे हुए हैं 250 साल 200 साल के बाद, और आप फिर दोबारा उसमें जाके मिलना चाहते हो। तो ये चीज़ें पसंद नहीं आई लोगों को। पर नेहरू जी ने कहा, क्या नेहरू जी ने कहा, वी विल बी अलोन, वी विल बी अलोन, हम जो है अकेले पड़ जाएंगे अगर ऐसा ना करा तो हमने, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, अब इसे क्या कहते हैं, है ना। अब नेहरू जी ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लिया, अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट। वर्ड ध्यान रखना, बड़ा पावरफुल वर्ड है, इसे यूज़ करना बड़ा अच्छा लगेगा टीचर को, आपका एग्जामिनर को, ठीक है ना। क्या वर्ड है, एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट। इट मीन्स नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज़, ठीक है ना। मतलब हमारी जो है कोई ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज़ नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट हमने कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लिया है, हम उसे कहीं भी छोड़ सकते हैं। हमने यूएनओ ज्वाइन कर लिया है, हम उसे कभी भी छोड़ सकते हैं,
इसी तरह से, ठीक है। तो यूएनओ जो हमें ऑर्डर्स देता है वो हमारे लिए ऑर्डर्स नहीं होते जब तक हम उसे मानते नहीं हैं, है ना। अगर यूएनओ कहेगा हमसे कि पीस कीपिंग फोर्स भेजो, पीस कीपिंग फोर्स भेजो, है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम भेजें, ये हमारी इच्छा होती है कि हम भेज देते हैं। यूएनओ हमें टोटली एडवाइस करता है कि आप ऐसा करो, है ना। ये करना ना करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। इतनी बात क्लियर है। यूएनओ जो है हमें एडवाइस करता है कि आप ऐसा करो, आप पीस कीपिंग फोर्स भेजो, आप जम्मू कश्मीर में कुछ करो, आप ये करो वो करो, ये सब उसकी एडवाइस होती है। वो करना ना करना हमारे ऊपर है। आई एम नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग अंटिल इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आई एम नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग अंटिल इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ चीज़ लिखी नहीं है, जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ चीज़ लिखी नहीं है तो आप उसको करने के लिए बाध्य नहीं हो। क्लियर है, क्लियर है। जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई चीज़ लिखी नहीं है तब तक आप उस काम को करने के लिए बाउंड नहीं हो, बिल्कुल भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947, सॉरी इसे 1947 कर लेना, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950, इस टाइम पर क्या था? इंडिया आज़ाद कब हुआ? 1947 में। पर इंडिया का जो था, इंडिया का क्या प्रियम्बल जो थी वो कब तैयार हुई? 1950 में। तो बीच के जो 3 साल थे, क्या उसमें हम सोवरन नहीं थे? क्या बीच के जो 3 साल थे उनमें हम सोवरन नहीं थे? बताओ जल्दी, कमेंट करें, दिमाग लड़ाओ अपना, कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से एक बार। चलो, बहुत दिमाग लड़ा लिया, सुन लो अब। देखो, इस टाइम पर क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमने इंट्रिम, क्या इंट्रिम कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था। इंट्रिम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनता नहीं है उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रिम गवर्नमेंट मतलब जब तक आपका गवर्नमेंट बनती नहीं है तब तक आपकी गवर्नमेंट, है ना, मतलब कह सकते हो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट या टेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ऐसे ही ये चीज़ कहाँ लिखी थी? ये चीज़ लिखी थी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में लिखी थी, क्या कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या करेंगे? इंट्रिम कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये दोनों क्या थे? ब्रिटेन में बने थे। तो क्या अब इस पीरियड के दौरान इंडिया सॉवरन था? बात आती है सारी, क्या इस पीरियड के दौरान इंडिया सॉवरन था? बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। हमने आर्टिकल 395 डाला जो कि था लास्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आर्टिकल 395 जो था लास्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया फ्रॉम द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर रिपीलिंग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मतलब जिस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। वर्ड्स को ध्यान रखना, वर्ड्स का खेल होता है सारा मेंस में, ठीक है ना। प्री निकालना कोई मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है मेंस निकालना। तो मेंस निकालने के लिए वर्ड्स आपको चाहिए, वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखते हैं ना। जैसे हो गया एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ऑटोक्थोनी, ये सब वर्ड्स को लिखते रहना, या फिर प्रोसीजरल एरर, इन वर्ड्स को लिखते रहना ध्यान से, है ना। तभी मेंस में कुछ हो सकता है, वरना फिर नॉर्मल वर्ड्स तो सब लिख के आते हैं, वो आपको टॉपर नहीं बनाते नॉर्मल वर्ड्स लिखना। वो 12th के बच्चे भी लिख सकते हैं इन आंसर्स को, पर आपकी जो समझ है वो आपके वर्ड्स में दिखाई देती है, आपकी लिखावट में दिखाई देती है। उसके लिए आपको वर्ड्स चाहिए जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, इन बात को ध्यान रखना, ठीक है। नाउ, तो हमने लास्ट आर्टिकल में क्या लिखा? फ्रॉम द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी आर रिपीलिंग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मतलब हमने ये बता दिया पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, कि हमने ये दोनों जो है, जो ब्रिटेन द्वारा बनाए गए थे ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को रिपील कर दिया, इन दोनों चीज़ों को हटा दिया है। तो अब हम क्या है? अब हम क्या है? एक सॉवरन नेशन है, ठीक है ना। अब हम क्या है? एक सॉवरन नेशन है। पर अब इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया सॉवरन है, बिल्कुल है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हमारे प्रेम्बल में लिखा है, और इसका प्रूफ क्या है? आर्टिकल 365, आर्टिकल 395, क्लियर है। आर्टिकल 395 जो हमारा इसका प्रूफ है कि हमने सारे जो ब्रिटेन प्रोविजन थे, ब्रिटेन वो इसको हटा दिया है। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। अब बताओ मेरे को एक बात, आर इंडियंस सोवरन? आर इंडियंस सोवरन? क्या इंडियंस जो हैं वो सोवरन है? क्या इंडियंस भी सोवरन है? इंडिया सोवरन है, ये बात मैंने मान ली, आपने समझा दिया मेरे को
पर क्या इंडियंस भी सॉवरेन हैं? इंडियंस भी किसी एक्सटर्नल पावर के बिना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? क्या इंडियंस भी किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्री हैं? बिल्कुल नहीं। इंडिया किसके ऊपर इंडिया किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? इंडियंस आर बाउंडेड बाय द लॉ। इंडियंस आर बाउंडेड बाय द लॉ, ठीक है ना, लॉ। क्लियर है? इंडियंस जो है सोवरेन नहीं है। द ओनली टाइम इंडियंस परफॉर्म देयर सोवरेनिटी इज ड्यूरिंग द इलेक्शन, ड्यूरिंग वोट्स। जब इंडियंस वोट करते हैं ना, तब एकमात्र ऐसा टाइम होता है वो जब वो सोवरेन होते हैं, ठीक है ना। इफ़ यू आर लीगली इफ़ यू आर लीगली एप्लीकेबल फॉर द वोटिंग, देन यू आर परफॉर्म योर सोवरेनिटी इनटू द इलेक्शंस। क्लियर इतनी बात? मात्र एक बार पूरे टाइम में, अपनी पूरी लाइफ में, एक इंडियंस एक बार अपनी सोवरेनिटी को यूज़ करता है। मतलब एक बार तो नहीं, पर जितनी बार वो इलेक्शन यूज़ कर, जब तक वो इलेक्शन में वोट देता है तभी वो अपनी जो है सोवरेनिटी यूज़ करता है, एक इंडियन, ठीक है ना, एक इंडियन। क्लियर होनी चाहिए बात? लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ऑल राइट, लिख लिया होगा आई होप सबने, सबको इनफ टाइम मिल गया लिखने के लिए। अच्छा, अगर इसके पीडीएफ वगैरह चाहिए हो ना ये, तो मेरे को आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे, जिसका मेरा टेलीग्राम है @the DST, आप मेरे को इस पर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड जो है हमारा, वो होना चाहिए था क्या? सोशलिस्टिक, फिर उसके बाद होना चाहिए सेकुलर। पर हमने इन दोनों वर्ड्स को भी यूज़ नहीं करा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा, ये दोनों वर्ड्स जो है बाद में ऐड करे गए हैं, है ना। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड थे, पहले हम उन वर्ड्स को देखेंगे। क्लियर है? चलो, पहला वर्ड है हमारा, वो है सोवरेन, जो हम कर चुके हैं। अगला वर्ड हमारा डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक। चलिए इसे समझते हैं एक बार जरा। लिंकन साहब ने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी, क्या? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। क्या थी, किसके लिए? लिंकन की। क्लियर है? लिंकन, है ना। क्या थी? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब यह बात आपको पता है होनी चाहिए सबको, ठीक है? नहीं पता तो जाकर एनसीईआरटी पढ़ कर आओ। क्लियर है? अच्छा, इस कोर्स को करने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। एनसीईआरटी से बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। डेमोक्रेसी क्या होती है? दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है? जिससे मान लो कोई चीज़ है, एक कोई बिल है, उसके ऊपर आपको, उसे आपको क्या बनाना है? एक्ट बनाना है। उसे आपको एक्ट बनाना है, उससे कानून बनाना है, तो आप उसका क्या कर सकते हो? एक तो होता है आप पार्लियामेंट में जाकर उसके बहस करोगे, ये करोगे, वो करोगे। पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप इस बिल को लोगों के बीच में भेज दोगे, डायरेक्ट लोगों के बीच में, और फिर लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि इस बिल को एक्ट बनना चाहिए या नहीं। मान लो ट्रिपल तलाक बिल है, है ना। इस चीज़ को हमने क्या करा? इस चीज़ को मैंने भेज दिया कहाँ पर? लोगों के बीच में, कि भाई डिसाइड कर लो कि ट्रिपल तलाक जो है हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। अब लोगों ने वोट करा, ये करा, वो करा, और मेरे को बता दिया कि भाई सर हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, जो भी लोगों का फैसला होगा मैं वो कर दूंगा। ये होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर आप डायरेक्ट लोगों से, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट लोगों से आपका, उनका मत लिया जाता है, उनका राय जानी जाती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप लोग कुछ लोगों को चुनकर भेज दोगे, और फिर वो आपके हिसाब से फैसले लेंगे, ठीक है।
अब क्लियर बात समझ आ रही हुई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, बड़ी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होती। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जहाँ पर 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग जहाँ पर हैं, वहाँ पर आपकी डेमोक्रेसी जो है डायरेक्ट वाली वो एप्लीकेबल नहीं होती, वो बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, 130 करोड़ का आपको अंदाज़ा ना हो तो मैं बता दूं आपको, अफ्रीका जो है, अफ्रीका जो है उस पर दुनिया के सबसे ज़्यादा देश हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे दुनिया के सबसे ज़्यादा देश हैं और इसकी पॉपुलेशन वो है करीब 100 करोड़। पूरे के पूरे पूरे के पूरे एक कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन है वो है 100 करोड़, है ना। और इंडिया के अकेले की है क्या, 130 करोड़। तो ये होते हैं 130 करोड़। इसका अंदाज़ा लगा लो, जो कि अब बढ़ चुका होगा, 140 या 150 के आसपास पहुँच गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। अब डेमोक्रेसी कैन बी डिक्टेटरशिप बाय नंबर्स। क्या कहा मैंने, डेमोक्रेसी कैन बी डिक्टेटरशिप बाय नंबर्स। अब मान लो मैंने एक आपसे कल को बिल ले आया मैं एक, है ना। अब एक आपने मेरे को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपने मेरे को चुना और मेरे को पार्लियामेंट में भेज दिया, मेरे को मेजोरिटी थी, मेरी गवर्नमेंट थी, तो मैंने एक बिल पेश करा कि किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए जो लोग होंगे, मेल होंगे, उन्हें मिलेंगे 100 रुपये पर आवर, और उसी काम के लिए, उसी सेम काम के लिए फीमेल्स को मिलेंगे 10 रुपीज़ पर आवर। तो क्या मैं इस बिल को पास कर सकता हूँ, क्या मैं इसे कानून बना सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कानून बना सकता हूँ? मेरी गवर्नमेंट है मेजोरिटी में, बताएंगे जल्दी से मेरे को, क्या मैं इसे कानून बना सकता हूँ? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, है ना। मैं इसे बिल्कुल बना सकता हूँ। आप क्या कह रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा हो क्या, फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा है जुडिशरी आ रहा होगा। ठीक है, जुडिशरी आ रहा होगा आपके दिमाग में, है ना। ठीक है, प्रियम्बल आ रही है आपके दिमाग में, ये सब चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि भाई ये सब चीज़ें रोक लेंगे मेरे को ऐसा करने के लिए। पर ये सब चीज़ें हैं कहाँ पर, ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं? ये सब चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक के बिना है क्या पॉसिबल? रिपब्लिक के बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। जब रिपब्लिक नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, है ना। आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर कई बार मिलिट्री रूल लग जाता है ना। डेमोक्रेसी हट जाती है, डेमोक्रेसी आती है जाती है, डेमोक्रेसी आती है जाती है, हट जाती है, मिलिट्री रूल लग जाता है, पर वहाँ पर रिपब्लिक हमेशा रहता है ना। मान लो अगर मिलिट्री आ गई वहाँ पर, तो मिलिट्री भी क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करेगी। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ, रिपब्लिक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ऐसी कुछ कहते हैं उसे, मतलब रिपब्लिक उसके नाम में आता है। ठीक है, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे काम करता रहता है। ठीक है ना। ऐसे ही जब तक इंडिया में या फिर किसी भी एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका क्या ना होगा, रिपब्लिक नहीं होगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तब तक वो डिक्टेटरशिप बन सकती है बाय नंबर्स। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर होती है, अनलिमिटेड, बिल्कुल बिल्कुल तबाही मचाने वाली पावर्स मिल जाती है ना, बिल्कुल मतलब ख़त्म करने वाली पावर मिल जाती है, त्राहिमाम त्राहिमाम वाली पावर मिल जाती है डेमोक्रेसी में किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या है, रिपब्लिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को रोक के रखता है, किस चीज़ को, अनलिमिटेड पावर्स को, अनलिमिटेड पावर्स को रोक के रखता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कैन बी डिक्टेटरशिप बाय नंबर्स इफ देयर इज नो रिपब्लिक। बात से सहमत हो गए, है ना। बात सहमत हो, लाइक करते चलना। क्या है कि आपकी जो डेमोक्रेसी है जिसमें अनलिमिटेड पावर होती है आपके रूलर्स के पास, वो डिक्टेटरशिप बन सकती है, वो डिक्टेटरशिप बन सकती है अगर कोई रिपब्लिक ना हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, है ना। मान लो मैं कल को कह दूँ मैं डेमोक्रेसी में मैं जीत गया, है ना, मैं इलेक्शन में जीत गया, अब मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, तो मैं क्या कह दूँगा कि इलेक्शन नहीं होंगे आज से। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। क्या मैं ये कह सकता हूँ मेल्स जो है वो रूल करेंगे और फीमेल्स जो है वो स्लेव बन करेंगी? बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, पर इस चीज़ को करने से रोकता कौन है, रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। इस चीज़ को हम कहते हैं लेक्स रेक्स। क्या कहते हैं, लेक्स रेक्स, यानी कि लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स, लॉ इज़ किंग ऑफ किंग्स, देयर इज़ नथिंग अबव द किंग, नथिंग अबव द लॉ। ठीक है ना, लॉ सबसे ऊपर है, लॉ जो है किंग्स ऑफ द किंग्स है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेक्स रेक्स। ठीक है ना। इट गिवन बाय द रिपब्लिक। अब इस चीज़ को दिया किसने है, रिपब्लिक ने दिया है। ठीक है ना। ये जो है क्या करता है, डिक्टेटरशिप से रोकता है, डिक्टेटरशिप से बचाता है, ये आपका लेक्स रेक्स। इन वर्ड्स को भी ध्यान रख लेना, बता रहा हूँ वर्ड्स का बड़ी अहमियत है, ध्यान रखना इन वर्ड्स को, लेक्स रेक्स, है ना, ध्यान रखना।
फिर आगे बढ़े हम रिपब्लिक पे। अब रिपब्लिक के दो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट हैं, वो सॉरी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। क्या हो गया? पहला लेक्स रेक्स हो गया, जो पढ़ चुके हम, किंग ऑफ द किंग, लॉ इज द किंग ऑफ द किंग। नाउ अच्छा, इसे जापान में इसे वो कराया था फॉलो, ठीक है ना, जापान में इसे फॉलो कराया था हमने, इसे जापान से अडॉप्ट कराया है। दूसरा रिपब्लिक का जो कंपोनेंट है वो है हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, क्या वो इलेक्टेड हैं? बिल्कुल नहीं इलेक्टेड। प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे क्या इलेक्टेड हैं? बिल्कुल, अब बिल्कुल 100%, 100% इलेक्टेड है, कोई सी कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो रिपब्लिक क्या हो गया? लेक्स रेक्स और हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। अब इस चीज़ को किसी को लिखना है तो लिख सकता है जल्दी से। चलो नाउ आई थिंक दैट शायद टाइम शुड बी इनफ। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक कर लिया हमने, डेमोक्रेटिक कर लिया, अब आते हैं सोशलिज्म पे। क्या है सोशलिज्म? अब ध्यान देना, इसे ऐड कब करा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा इसे ऐड करा गया वर्ड में, जिसमें प्रेसिडेंट जो थी, प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारी, वो थी मिसिस इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इन्होंने इसे ऐड करा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऑफ 1976। ध्यान रखना, इस टाइम पर आपकी इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी के टाइम पर इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करा गया था। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी एक, ठीक है ना, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ध्यान रखना। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी में। क्लियर है? नाउ अब क्या बात कही कि सोशलिज्म जो है उसे वर्ड को ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, पर इसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड क्यों नहीं करा हमारे अम्बेडकर साहब ने? ऐसी क्या कमी थी इस वर्ड में जिसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करा गया? वजह थी 1950s में जो सोशलिज्म था ना, उसका मतलब होता था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, जो कार्ल मार्क्स की देन थी, जो ज़्यादातर आपकी कम्युनल कंट्रीज जो थी ना, उनमें यूज़ करा जाता था। अब मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या था? ये कहता था कि आप जो है, स्टेट के पास अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये स्टेट के पास है, और 100 जो है उसकी पॉपुलेशन है स्टेट की, किसी भी एक स्टेट की 100 पॉपुलेशन है, 100 लोग उसमें रहते हैं, और स्टेट के पास, यानी कि जो स्टेट आपको बताऊंगा मैं भी, फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा स्टेट क्या होता है। आई फिलहाल समझ लो, स्टेट जो है जिसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, उसे स्टेट कहते हैं। तो अगर स्टेट के पास 100 रुपये हैं और किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन भी 100 है, तो स्टेट जो है इन 100 रुपयों को 100 लोगों में बराबर इक्वल एंड इक्वली उसे डिवाइड कर देगा। सब लोगों के पास एक एक रुपया आ जाएगा। पर क्या इंडिया में ऐसा होता है? क्या इंडिया में ऐसा होता है? इंडिया में ऐड करा गया ये वर्ड सोशलिस्ट, सोशलिज्म 1976 में। क्या 1947 से 1976 तक हम रिपब्लिक नहीं, सोशलिस्ट नहीं थे? क्या हम इस टाइम के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में सोशलिस्ट नहीं थे? बिल्कुल थे सर। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम मान लो सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म यूज़ कर रहे होते, तो आज जो भी आपके टाटा अंबानी वगैरह हैं, इनकी इनकम या इनकी वेल्थ और मेरी वेल्थ बिल्कुल सेम होती। अगर इनके पास मान लो करोड़ों रुपए हैं, तो मेरे पास भी करोड़ों रुपए होते। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, तो इनके पास भी 100 रुपये होते। ये आपका मार्क्सिस्ट जो था सोशलिज्म ये कहती थी। क्लियर है? पर क्या इंडिया में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि इंडिया की जो है ना डेफिनेशन सोशलिज्म की, वो अलग है। इंडियन सोशलिज्म जो है वो गांधीयन सोशलिज्म है। गांधीयन सोशलिज्म क्या है? अब ये सोशलिज्म कहती है कि अगर स्टेट जो है इक्वली जो रिसोर्सेज हैं उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, पर उनको अर्न करने की अपॉर्चुनिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या कहा मैंने? इट सेज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेज। व्हाट गांधीयन सोशलिज्म सेज? इट सेज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेज। ठीक है, सबको अपनी अपनी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो रिसोर्सेज है उन्हें अर्न करने के लिए, उन्हें कमाने के लिए। ठीक है ना? क्लियर है बात? एम आई क्लियर? नाउ तो जब ऐसा हो गया, जब ऐसा हो गया, ठीक है, इंडिया में ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। तो उस टाइम पर क्या 1950s में किसको आप समझा सकते थे? जब इंडिया कुछ भी नहीं था, जब इंडिया कुछ भी नहीं था, तो आप किसी को समझा सकते थे कि इंडिया में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है और गांधीयन सोशलिज्म है?
नहीं समझा सकता आप दोनों में फ़र्क नहीं समझा सकते, तो इस कन्फ्यूजन को रोकने के लिए हमने जो है हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है डॉक्टर अम्बेडकर जी, उन्होंने इस चीज़ को डाला ही नहीं, सोशलिज्म वर्ड को डाला ही नहीं, बल्कि उन्होंने इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई कैसे कर दिया? इसे डिस्क्राइब कर दिया, अप्लाई कर दिया, कैसे कर दिया? Thus, it was not added directly, but it was described as equality of status and opportunity. Equality of status and opportunity. क्लियर है बात इतनी? समझ गए ना? तो इसे डायरेक्टली डाला नहीं गया, पर इसे डिस्क्राइब कर दिया गया एज इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, सोशलिज्म वर्ड को डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं करा गया और इसे बाद में ऐड क्यों करा गया? बाद में ऐड क्यों करा गया इसे? इट वॉज जस्ट अ पॉलिटिकल पर्पस, है ना? इसमें कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, ये सब कुछ पॉलिटिकल ही था। ठीक है ना? इसे लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सबने लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा वर्ड है वो है सेकुलर। क्या है? सेकुलर। अब ये वर्ड क्या है? इसे भी क्या करा गया था? ऐड करा गया था कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। क्लियर बात? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इसे ऐड करा गया सेकुलर वर्ड को, अलॉन्ग विद द सोशलिज्म। क्लियर है? तो इसे ऐड क्यों करा गया? अब ये बात बताओ जरा मेरे को कि इसे ऐड क्यों करा गया और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐड क्यों नहीं करा गया था? अब ये भी क्वेश्चन उठता है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? सोचो जरा। इसका आंसर मिलता है आपको मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री क्या कहती है? मिडिवल हिस्ट्री कहती है जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था ना, जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर जो है, उससे पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट प्लस चर्च यानी कि रिलीजन दोनों मिलकर रूल करते थे। ठीक है ना? पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में दोनों में डिवाइड हो गया, दोनों में डाइवर्स हो गया। डाइवर्स मतलब जैसे मान लो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। अब दोनों के बीच में डाइवर्स हो जाए तो क्या हस्बैंड को कोई फ़र्क पड़ेगा कि वाइफ क्या कर रही है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या वाइफ को कोई फ़र्क पड़ेगा हस्बैंड क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। है ना? मतलब दोनों का रास्ते अलग हो गए बिल्कुल। ये अलग अपने रास्ते, ये अलग अपने रास्ते। ऐसे ही जब स्टेट और चर्च यानी कि रिलीजन का जो है डाइवोर्स हो गया, तो ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते हो गए। क्लियर है? तो अब स्टेट जो है वो चर्च की बातों में यानी कि रिलीजन में पंगे नहीं लेता, चर्च जो है वो स्टेट में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में पंगे नहीं लेता। अभी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। तो अगर मान लो कल को चर्च ने कह दिया कि जो आपके पॉप होते हैं, है ना, जो आपके पुजारी होते हैं, प्रीस्ट जिन्हें कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मेल बन सकता है, फीमेल नहीं बन सकता। डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है अगर चर्च आपका, तो क्या स्टेट इसमें इंटरफेयर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा अंडर द सेकुलरिटी ऑफ वेस्टर्न। ये होता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। ये होता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म, जिसमें आपका स्टेट और चर्च आपस में इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के काम में। पर क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर इंडिया में ऐसा होता तो आपका सबरीमला केस नहीं होता। सबरीमला आयोग पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा रखो, फंडामेंटल राइट करेंगे तब पढ़ाऊंगा सबरीमला क्या होता है। ठीक है ना? समझ गए? तो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न सेकुलरिज्म स्टेट in Western secularism, state and religion or church cannot interfere in each other's work. Like church can make discrimination and state will not interfere in that. ठीक है ना? ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ। इसको कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं क्या? एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस यानी कि इंटरफेयर ना करना। ठीक है ना? पर इंडिया में सेकुलरिज्म क्या था और क्या है? 1950s में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब इंडिया पावरफुल नहीं था, अगेन मैं बता चुका हूँ, है ना? तो उस टाइम पर सेकुलरिज्म क्या था और आज क्या है इंडियन सेकुलरिज्म, ये बताता हूँ आपको, ध्यान से पढ़ना। सो इंडियन सेकुलरिज्म इज, इंडिया इज नीदर अ स्टेट रिलीजन, इंडिया नीदर हैज़ अ स्टेट रिलीजन और इट इज़ नॉट एंटी रिलीजन। इंडिया में कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, और ये किसी एंटी रिलीजन भी नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई, ऐसा नहीं कि स्टेट मान लो आपके रिलीजन के नाम पे कुछ भी अनलॉफुल कर रहे हो और स्टेट उसे इग्नोर कर देगा, ऐसा नहीं है। है ना? स्टेट क्या करेगा? इंटरफेयर कर सकता है। पर क्या रिलीजन इंटरफेयर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजन इंटरफेयर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पर क्या स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है ना? इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आपका सबरीमला केस है। ठीक है ना?
अगेन सबरीमला केस में भी जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाऊंगा भी, बस एग्जाम्पल के लिए पढ़ो, नाम याद रख लो बस, सबरीमला केस नाम कुछ चीज़ होती है इंडिया में, ठीक है ना। सो बट इन इंडिया नो वन कैन डू एंटी नेशनल एक्टिविटी और एंटी पब्लिक ऑर्डर और पीस एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें इंडिया में नहीं हो सकती। आप रिलीजन की आड़ में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अंडर द कवर ऑफ रिलीजन यू कैन नॉट डू एनी एंटी नेशनल थिंग और यू कैन नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ दिस पीस एंड पब्लिक ऑर्डर। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही इस चीज़ को कहते हैं हम क्या, वॉचफुल एम्बिवेलेंस। मतलब जब तक सेकुलरिज्म सही चल रही है तब तक स्टेट कुछ नहीं करेगा, तब तक स्टेट जो है शांत बैठा रहेगा आंख बंद करके। जैसे ही सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ और चीज़ हुई, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी हुई, स्टेट भागा चला जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है बात? एम आई क्लियर? चलो, तो इसे कहते हैं इसको अब इंडिया में जो था ऐड नहीं करा गया, पर इसे डिस्क्राइब करा गया। इसे ऐड नहीं करा गया, इसे भी डिस्क्राइब करा गया। कैसे? लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्लियर है? इसे भी क्या करा गया, ऐड करा गया, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अभी बात क्लियर होनी चाहिए, है ना? एम आई क्लियर टू? चलो, तो आज की आपकी क्लास जो है यहीं तक रखेंगे, है ना। आज की क्लास जो आपकी सेकुलरिज्म तक रखेंगे। इससे आगे हम जो है कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे की प्रियम्बल करेंगे हम। इससे आगे प्रियम्बल में एक और क्लास होगी, उसमें कर लेंगे प्रियम्बल को। ये आपका पार्ट 1 ऑफ द प्रियम्बल था। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7827488122। क्लियर है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @DST, ठीक है ना, @DST। आई होप आपको बात समझ आ गई क्यों सेकुलरिज्म इंडिया में ऐड नहीं करा गया था, क्यों सोशलिज्म इंडिया में ऐड नहीं करा गया था, है ना। क्योंकि इंडिया का सोशलिज्म और वेस्टर्न सोशलिज्म अलग है, इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म अलग है। क्लियर बात की नहीं? ठीक है ना। पता लग गया होगा लेक्स रेक्स क्या होता है, ये वर्ड ध्यान रखना। लेक्स रेक्स हो गया वर्ड, ये याद रखना। इस लेक्स रेक्स हो गया। इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके अलावा आपका हो गया ऑटोक्थोनी, ठीक है ना। इन सारे वर्ड्स को याद रखना है, इन सारे वर्ड्स को याद रखना है। ये सब वर्ड्स मेंस पे लिख लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मेंस में ऐसा आंसर लिख के आ गए तो फिर डायरेक्ट मसूरी की टिकट पकड़ लेना, कटवा लेना घर पे आके, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? मसूरी में क्या है, लवासना है, वहीं जाना है आखिरकार। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रियम्बल आपका हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 करेंगे हम प्रियम्बल का अगली वीडियो में, जो कि आपकी मंडे को आएगी। मंडे को आपका इसका पार्ट 2 आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। करना कुछ नहीं है आपको, बस आराम से बैठना है, नोट्स बनाते जाना। पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल एकदम अनपढ़ बन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बिल्कुल अनपढ़ बन के आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे कि आप इसकी लाइव क्लास चाहते हैं या नहीं, क्या आपको लाइव क्लास चाहिए इसकी या नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी संडे को, यानी कि इस संडे को जो आपका आने वाला संडे है ये, इसमें आपकी एक स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है 12 बजे दोपहर में, जिसमें हम बात करेंगे करियर के ऊपर, जिससे यूपीएससी वर्सेस आईआईटी, ठीक है ना। ऐसी और अलग अलग करियर्स के ऊपर, जैसे आपको कोर्स कौन से करने चाहिए, ऐसे अलग अलग कोर्सेज के बारे में बात करेंगे हम। क्लियर है बात की नहीं? तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1 ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट पूछेगा, 2 घंटे में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं मिले तो अगली क्लास देखना मत, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, बस कमेंट कर देना एक बार, कोई भी क्वेश्चन हो तो। चलिए, धन्यवाद आप सभी का मिलने के लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो ज्वाइनिंग द सेशन। और लाइक वगैरह करते जाना भाई, लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते जाना। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।